हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 24 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है ये है राजस्थान के बजट के रिगार्डिंग कि कौन कौन से प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि मनरेगा है फॉर द रूरल एरियाज़, तो वैसे यहाँ पर जॉब गारंटी स्कीम अनाउंस की गई है फॉर द अर्बन एरियाज़। इसके अलावा फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी 50 यूनिट तक, लेकिन एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो कंजम्पशन हो वो पर मंथ 100 यूनिट का ही होना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड आफ्टर जनवरी 1 2004। तो 2004 के बाद जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए न्यू पेंशन स्कीम थी, जिसमें यहाँ पर वो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे और गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगी। और उसके बाद ये जो कंट्रीब्यूशन है शेयर्स बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जाएगा और इसके बाद देखा जाएगा कि शेयर्स बॉन्ड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। उनके उसके बेसिस पे जैसे कि परफॉर्मेंस होगी शेयर्स बॉन्ड की, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पेंशन मिलेगी। लेकिन राजस्थान के बजट में एक अनाउंसमेंट ये की गई है कि यहाँ पर जो जिनकी नियुक्ति जनवरी 1 2004 के बाद हुई है उनको भी ओल्ड पेंशन स्कीम के ही बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसमें कोई भी उनको कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है और जैसे कि सरकार पहले पेंशन देती थी वैसे ही देगी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड आफ्टर जनवरी 1 2004। बाकी यहाँ पर मनरेगा का एलोकेशन बढ़ाया गया है। इसके अलावा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर द अर्बन एरियाज़, तो मैंने आपको बताया कि जैसे मनरेगा है फॉर द रूरल एरियाज़, उसके लिए सेम अर्बन जॉब गारंटी स्कीम अनाउंस की गई है जो कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर द अर्बन एरियाज़। आगे चलते हैं। अंडर दिस स्कीम एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर अप टू 100 डेज इन अ ईयर, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट 800 करोड़ का एडिशनल एक्सपेंस करेगी। अब ये जो राजस्थान है ये फोर्थ स्टेट बन गया है जिसने यहाँ पर अर्बन जॉब गारंटी स्कीम प्रोवाइड की है। इससे पहले जो स्टेट्स हैं वो है ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और चौथा यहाँ पर हो गया राजस्थान। बाकी यहाँ पर जो मनरेगा है उसमें नंबर ऑफ डेज बढ़ा दिए गए हैं, तो 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं, जिसके लिए 750 करोड़ की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर CISF होता है, तो उसी ही लाइंस पर यहाँ पर बनाया जाएगा राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। चिरंजीवी स्कीम के अंदर एक और प्रोविजन ये रखा गया है कि जिन लोगों के पास यहाँ पर चिरंजीवी कार्ड नहीं है और उनको यहाँ पर वो फैमिलीज़ जो हैं वो नीडी फैमिलीज़ और उनको यहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स है वो ऑथोराइज्ड होंगे कि डायरेक्ट फ्री ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ पर कह सकते हैं और नीडी फैमिलीज़ को यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा, भले ही उनके पास यहाँ पर कार्ड हो या ना हो, वो मैटर नहीं करता है। इसके अलावा सेलफोन्स दिया जाएगा फॉर द वुमेन हेड्स ऑफ 1.33 करोड़ फैमिलीज अंडर द मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। तो चिरंजीवी योजना के हमने यहाँ पर कुछ प्रोविजंस देख लिए, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि चिरंजीवी योजना कौन से स्टेट से रिलेटेड है। ये मैंने आपको बता दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन वापस से शुरू कर दिया जाएगा फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपॉइंटेड आफ्टर जनवरी 1 2004। यहाँ पर हम सेकंड न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो हमने ये न्यूज़ डिस्कस की थी कि गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई है जिसमें यहाँ पर बात की गई है जो गर्ल्स की मैरिजेबल एज है वो यहाँ पर बढ़ाकर 21 साल कर दी जाएगी। अब यहाँ पर RSS का ये कहना है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर सोसाइटी के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, हर चीज़ को आप लॉ से लाकर चेंज नहीं कर सकते हो। तो सोसाइटी जैसे अपने आप डेवलप होगी तो अपने आप ही यहाँ पर मैरिजेबल एज में डिले हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमने पहले भी टॉपिक डिस्कस किया था कि ये जो सोशल रिफॉर्म्स होते हैं वो सोसाइटी से अगर हॉरिजॉन्टली तरीके से आए तो ज़्यादा ठीक होते हैं, एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर हम कोशिश करें कि टॉप टू डाउन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो हमें चेंजेस नहीं दिखते ऑन द ग्राउंड। तो इट ऑल्सो बिलीव्स दैट द हिजाब कंट्रोवर्सी जो है वो ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने यही एक इशू उठाया है कि गवर्नमेंट को तो ये लगता है कि अगर मैरिजेबल एज बढ़ा दी जाएगी तो उसकी वजह से गर्ल्स को एजुकेशन मिल पाएगी। इसके अलावा अर्ली प्रेगनेंसी के केसेस नहीं होंगे, तो यहाँ पर जो IMR है, MMR है, तो उसका रेट अपने आप ही डिक्लाइन हो जाएगा। द क्वेश्चन इज हाउ मच शुड द गवर्नमेंट इंटरफेयर इन सच मैटर्स, सर्टेन थिंग्स शुड बी लेफ्ट टू द सोसाइटी। और सोसाइटी में जैसे जैसे अपने डेवलपमेंट आएगा तो वैसे वैसे ये जो इंडिकेटर्स हैं अपने आप ही इंप्रूव हो जाएंगे, उसके लिए यहाँ पर लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर लिया, बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं। ये SFJ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये 6 फॉर जस्टिस है जो कि यहाँ पर खालिस्तान की इनकी डिमांड है, तो ये हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। गो नो फर्दर। अब यहाँ पर क्या किया रशिया ने, तो रशिया ने दो रीजन्स जो यूक्रेन के हैं, एक पहला तो डोनेट्स्क और दूसरा ल्यूकांग्स, इसको यहाँ पर रशिया ने इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी है कि ये दोनों कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट कंट्री की मान्यता दे दी है। अब ऑथर ने यही बोला है जो क्राइसिस है यूक्रेन की अब ये टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर रशिया ने दो रीजन्स को, यूक्रेन को, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स घोषित कर दिया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज शोन कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन। तो यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके ऊपर कौन से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उनको जो करना था उन्होंने कर दिया।
If countries across all of Europe or indeed across Asia and Africa whose borders were arbitrarily drawn at the time they shook themselves free of colonial rule। अब यहाँ पर रशिया का ये कहना, जो यूक्रेन है वो हमेशा से रशिया का पार्ट था, वो तो यूक्रेन इंडिपेंडेंट हो गया, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, लेकिन यहाँ पर यूक्रेन तो हमेशा से ही रशिया का पार्ट था। अब सारे ही कंट्रीज अगर ऐसे क्लेम करने लग जाए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ब्रिटेन कहने लग जाए कि जो इंडिया है तो इंडिया के तो हम कॉलोनियल मास्टर्स थे, तो ऐसे तो एक्सपेंशनिज्म बढ़ता ही जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री की बेसिस पे एक्सपेंशनिज्म करोगे, जो कि यहाँ पर चाइना भी करता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एक्सपेंशनिज्म है, विस्तारवाद है, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो इफ कंट्रीज अक्रॉस ऑल ऑफ यूरोप और इंडीड अक्रॉस एशियन अफ्रीका हुज बॉर्डर्स वर आर्बिट्ररली ड्रॉन एट द टाइम दे शूक देमसेल्व्स फ्री ऑफ कॉलोनियल रूल वर टू स्टार्ट रिक्लेमिंग व्हाट दे लॉस्ट इन हिस्ट्री, तो इन क्लेम्स का तो कभी एंड ही नहीं होगा और इसकी वजह से परपेचुअल कन्फ्लिक्ट चलते ही रहेंगे। द ओनस इज नाउ ऑन द वेस्टर्न अलायंस की वो इन्वेजन ना होने दे और इसके अलावा कोशिश करे कि डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आफ्टर ऑल डिडंट द यूएस रिटॉर्ट, इसके अलावा सिर्फ रशिया ही ऐसा नहीं कर रहा है, यूएस ने भी, जब सोवियत यहाँ पर कोल्ड वॉर चल रहा था और सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, तो यूएस ने भी यहाँ पर हर चीज़ करने की कोशिश की थी कि किसी भी कंट्री में कहीं कम्युनिज्म ना आ जाए, क्योंकि उस समय कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी के बीच की एक लड़ाई थी। तो आफ्टर ऑल डिडंट द यूएस resort to regime change in several countries in a bid to stop the advance of communism in its sphere of influence। तो यहाँ पर सारे ही कंट्रीज सारे ही मेजर्स का यूज़ करते हैं, फिर वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशनिज्म रशिया कर रहा है, वो ऑथर ने बेसिकली बोला है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सारे ही कंट्रीज ऐसे क्लेम करते रहेंगे तो फिर ये परपेचुअल कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, ये भी रशिया के ऊपर ही आर्टिकल है। तो रशियाज रिकग्निशन ऑफ द डोनेट्स्क एंड ल्यूकांस्क द टू ब्रेक अवे रीजन्स ऑफ यूक्रेन, और उसके बाद क्या किया, रशिया ने अपने ट्रूप्स को अंदर डिप्लॉय कर दिया, बेसिकली इन रीजन्स के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। अब यहाँ पर रशिया को डर था, जो नेटो है वो एकदम रशिया के बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाएगा अगर यहाँ पर यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर रशिया को इनसिक्योरिटी थी, रशिया ने ये सिक्योरिटी कन्वे की, लेकिन यहाँ पर जो यूएस था वो इस डिमांड को मानने को तैयार नहीं था कि नेटो को कभी भी यूक्रेन ज्वाइन नहीं करेगा। अगर रशिया आज सोवियत यूनियन नहीं है, रशिया उतना पावरफुल नहीं है जितना सोवियत यूनियन के टाइम था, लेकिन रशिया उतना भी फीबल पावर नहीं है आज, तो रशिया के पास अच्छी खासी पावर है। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये बात समझनी चाहिए थी और रशिया को अकोमोडेट करने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो रशिया की डिमांड्स थी उसको अकोमोडेट करने की ज़रूरत थी, लेकिन जो कि यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने नहीं किया। विच मेजर पावर वुड एक्सेप्ट अनरिलेंटिंग स्ट्रेटेजिक इंक्रोचमेंट इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड, तो यहाँ पर जो रशिया है वो एक मेजर पावर है, उसके बाद अगर आप उनके बॉर्डर पर लाके यहाँ पर नेटो की फोर्सेस लगा दोगे तो रशिया ये बात बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने वाला नहीं था। ये बात यहाँ पर वेस्ट को समझनी चाहिए थी, जो कि वेस्ट ने नहीं समझी। अब 2008 में ब्यूकारेस्ट समिट हुआ था और उसके बाद यहाँ पर रशिया ने क्या किया, रशिया ने एग्रेशन किया और 2008 में जॉर्जिया ने अपना एरिया खो दिया, अबकाजिया एंड साउथ ओसेटिया। तो यहाँ पर रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया था। यूक्रेन हैज़ नाउ बीन लेफ्ट टू इट्स ओन डिवाइसेस, अब यूक्रेन का भी जो 2 एरिया है यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। 2014 में क्रीमिया एनेक्स कर लिया गया, उसके बाद भी इन कंट्रीज़ ने सिर्फ सेंक्शंस लगाए, इसके अलावा कोई भी एक्शन नहीं लिया, इनकी हेल्प करने कोई भी नहीं आया, नेटो जो है वो भी हेल्प करने नहीं आ रहा है, और इसके अलावा अमेरिका ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया कि हम अपनी आर्मी नहीं भेजने वाले हैं। यूक्रेन एंड जॉर्जिया आर एंटाइटल टू देयर राइट्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। अब आपका ये कहना होगा कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन का तो राइट है ना कि उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी यहाँ पर रिस्पेक्ट की जाए। अब यहाँ पर जो यूक्रेन है वो बेसिकली कोलेटरल डैमेज उसका हो रहा है यूक्रेन का, क्योंकि दोनों ही जो एरिया है, जो रशिया है वो अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो वेस्ट अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है बीच में वो हो रहा है यहाँ पर यूक्रेन को। नेटोज ओपन डोर पॉलिसी, तो नेटो की ओपन डोर पॉलिसी जो कंट्री ज्वाइन करना चाहे वो कर सकता है। आज देखें तो नेटो में 30 कंट्रीज़ हैं, लेकिन ट्रूप्स देखे जाएँ 1990 से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कम है। जो यूरोपियन पावर्स हैं वो कभी भी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपनी इंश्योर ही नहीं कर पाए, उन्होंने कभी अपनी मिलिट्री रिजीम को बहुत ज़्यादा बिल्ड किया ही नहीं। तो द फेलियर ऑफ यूरोपियन पावर्स, फ्रांस एंड जर्मनी इन पर्टिकुलर, टू रिबिल्ड यूरोपियन सिक्योरिटी, तो अभी भी देखा जाए तो ये लोग सिक्योरिटी के लिए यूएस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, यूएस लेड नेटो के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और इन्होंने अभी तक अपनी सिक्योरिटी के लिए कोई भी खास एक्शन नहीं लिया है। अब ग्लोबलाइजेशन को ऐसे जज किया जाता है, जो ग्लोबलाइजेशन उसकी वजह से शेयर्ड सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी आती है, लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स है वो अभी भी इंटरनल पॉलिटिक्स के द्वारा ही गवर्न होती है। तो नो कंट्री इन हिस्ट्री हैज़ हैड द कैपेबिलिटी टू फाइट साइमल्टेनियसली ऑन 2 फ्रंट्स ऑन अ ग्लोबल स्केल, तो कोई भी कंट्री यहाँ पर 2 फ्रंट के ऊपर नहीं लड़ सकता है, लेकिन माना जाता है कि अमेरिका एक्सेप्शन, और अमेरिका यहाँ पर 2 फ्रंट के ऊपर भी लड़ सकता है। तो एक तो चाइना है और दूसरी बात रशिया, तो दोनों फ्रंट पे क्या अमेरिका लड़ सकता है, तो यही एक क्वेश्चन किया गया है। The West is opening the doors for China to expand its influence in Central Asia and the Far East.
तो ये देखने वाली बात है। इंडिया ने बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखी है। इंडिया ने सिर्फ कंसर्न जताया और इंडिया ने यही बोला कि अभी भी कोशिश करनी चाहिए कि डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और यहाँ पर वॉर तक सिचुएशन ना पहुँचे। बाकी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, तो अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको जितना पता होना चाहिए उतना आपको पता होगा कि यहाँ पर जो 2 रीजन है, तो रशिया ने बेसिकली क्या किया, उन दोनों रीजन्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, 2 कंट्रीज़ बना दिए हैं, ल्यूकांग्स और यहाँ पर डोनेत्स्क को। तो यहाँ पर ऑथर ने यही बोला कि रशिया की डिमांड्स को मान लेना चाहिए था। फॉर एग्जांपल नेटो जो है वो एकदम रशिया के बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाएगा, तो रशिया को इनसिक्योरिटी तो होगी होगी। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर जॉर्जिया का जो एरिया ले लिया था, साउथ ओसेटिया, उसके बाद भी यहाँ पर जो अमेरिका वो हेल्प करने नहीं आया था, और इस केस में भी अमेरिका यूक्रेन की हेल्प करने नहीं आ रहा है। आगे हम चलते हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाज इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल टू बायोलॉजिकल ई कॉर्बेवैक्स। तो यहाँ पर जो DCGI है उसने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को यहाँ पर बच्चों के लिए। अब ये तीसरी वैक्सीन होगी जो कि यहाँ पर 12 से 18 एज ग्रुप के लिए अप्रूवल दी गई है। तो कॉर्बेवैक्स इज द थर्ड वैक्सीन अप्रूव्ड बाय द DCGI फॉर चिल्ड्रंस यूज आफ्टर कोवैक्सीन एंड जाइडस कैडिला ज़ाइकोव डी। तो पहली कोवैक्सीन, दूसरी ज़ाइकोव डी और तीसरी यहाँ पर हो गई है कॉर्बेवैक्स। आगे हम चलते हैं। अ मोर इंक्लूसिव साइंस। अब ऑथर ने यहाँ पर डेटा बताया है, जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है साइंसेज में वो बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 8-9% के करीब यहाँ पर विमेन का रिप्रेजेंटेशन है साइंस अकेडमीज़ में। तो साइंस अकेडमीज़ का एक क्राइटेरिया होता है फेलोज़ को इलेक्ट करने के लिए। The early part of the 20th century witnessed the acceptance of women scientists as members in many of the European academies. तो 20th century में यहाँ पर women की एक्सेप्टेंस होने लग गई थी साइंस अकेडमीज़ में। अगर हम यहाँ पर डेटा देखें तो जेंडर इंसाइट के डेटा से हमें ये पता चलता है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा कम है। 19 अकेडमीज़ में जो विमेन है वो 10% है, उससे भी ज़्यादा कम है। अगर हम इंडिया का डेटा देखें तो सर्वे कंडक्टेड इन 2020 ये शो करता है कि 1044 जो मेंबर्स हैं इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी में, उसमें सिर्फ 89 विमेन है। अगर परसेंटेज में देखें तो ये सिर्फ 9% महिलाएं हैं। 2015 में इससे भी ज़्यादा वर्ड्स था जिसमें सिर्फ 6% विमेन साइंटिस्ट थी। अब इसके लिए गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है। यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बताई गई है जो कि यहाँ पर IAS की, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज की। तो यहाँ पर 5 पॉलिसी कमिटमेंट्स है। पहला ये कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना है एक एक्सप्लिसिट ह्यूमन राइट की तरह। ऐसी प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करना है जिसकी वजह से सिस्टेमिक और स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं और विमेन जो है यहाँ पर साइंस की फील्ड में ग्रो नहीं कर पा रही हैं। सपोर्ट द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, ताकि यहाँ पर साइंटिफिक प्रोफेशन में वो और ज़्यादा आगे बढ़े। जो पोटेंशियल रिस्क है और जो हिंड्रेंसेस है जिसकी वजह से विमेन यहाँ पर साइंस को परस्यू नहीं कर पा रही, तो उनको यहाँ पर एलिमिनेट करने की कोशिश की जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एंगेज किया जाए, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के साथ एंगेज किया जाए, सिविल सोसाइटी के साथ एंगेज किया जाए और यहाँ पर साइंस इन पर्टिकुलर में जेंडर इक्वालिटी लाने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स लेने की बात की गई है जिससे यहाँ पर साइंस अकेडमीज़ में विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इंडिया का जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था वो था INS विक्रांत। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर था वो था INS विराट, और दोनों को ही डीकमीशन कर दिया गया है। जो तीसरा, अभी इंडिया के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है क्योंकि इससे पहले वाले तो 2 डीकमीशन हो चुके हैं, विक्रांत और विराट। तो यहाँ पर जो तीसरा है वो है INS विक्रमादित्य। अब जो इंडिया है वो एक इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहा है, विक्रांत, जो कि इंडिया की आत्मनिर्भरता का एक एग्जाम्पल है कि हम यहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो हम इंडिया में ही बिल्ड कर रहे हैं। द प्रोपोनेंट्स कंसिडर एन एयरक्राफ्ट कैरियर एन ऑपरेशनल नेसेसिटी। तो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम देखें तो जो चाइना की नेवी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, और चाइना की जो नेवी है चाइनीज़ PLA नेवी, जिसको प्लान यहाँ पर ऑथर ने बोला है, तो जो प्लान है वो वर्ल्ड्स की फास्टेस्ट ग्रोइंग नेवी है। 350 शिप्स हैं और सबमरीन्स हैं यहाँ पर चाइना के पास। चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक का नाम है लिया योनिंग और दूसरे का नाम है शेंडोंग। तो यहाँ पर चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, और चाइना यहाँ पर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर रहा है, टाइप 003। इसके अलावा जो चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड हो रहा है उसमें 2 तरीके की टेक्नोलॉजी होगी। एक तो होगी कैटोबार। कैटोबार क्या होता है? कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। और दूसरा यहाँ पर जो सिस्टम यूज़ कर रहा है चाइना वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। तो चाइना जो यहाँ पर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है उसमें यहाँ पर 2 सिस्टम है, एक तो है कैटोबार और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। अब जो इंडिया है, इंडिया में इसी बात के ऊपर सवाल चल रहा है कि इंडिया को क्या थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है या नहीं है। तो ऑथर ने उसके अगेंस्ट में पॉइंट दिए और फॉर में पॉइंट दिए, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम देखें तो इंडिया में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर नेवल एक्विजिशन के लिए स्कॉर्पियन सबमरीन्स, जिसके लिए P75 प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट 75 क्लास सबमरीन है। इसके अलावा विशाखापट्टनम का P15B क्लास डिस्ट्रॉयर्स और नीलगिरी P17A क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट्स। तो यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसके तहत हम यहाँ पर नेवल एक्विजिशन कर रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। कैन सेंक्शंस वर्क? क्या रशिया के ऊपर जैसे कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज सेंक्शन लगा रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर
यूएसए सैंक्शन लगा रहा है, तो सैंक्शन से क्या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? तो यहाँ पर ऑथर ने 2014 की बात की, जब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, क्रीमियन पेनिनसुला को यहाँ पर रशिया ने एनेक्स कर लिया था। उसके बाद भी यहाँ पर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे। तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए, तो उसकी वजह से मार्केट में यहाँ पर हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली थी। इन रिस्पॉन्स प्रेसिडेंट बाइडेन येस्टरडे अनाउंस्ड अ न्यू सेट ऑफ सैंक्शंस। इसके अलावा ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन ने भी रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो इसकी वजह से रशियन बैंक्स के लिए थोड़ा टफ हो जाता है फॉरेन लोन्स को लेना। इसके अलावा जो वेस्टर्न कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर रशिया के साथ काम नहीं करती हैं, लेकिन रशिया के पास यहाँ पर अभी अच्छे खासे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। तो जो रशिया है वो इस जो भी सिचुएशन आई है उसको डील कर लेगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर सनोफी जीएस के वैक्सीन जो है वो 100% इसकी एफिकेसी है, ऐसा अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स कह रहे हैं कि 100% एफिकेसी है। यहाँ पर एक ऑपरेशन की बात की गई, ऑपरेशन वार्प स्पीड। अब ये जो ऑपरेशन है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान शुरू किया गया था, ताकि यहाँ पर जो वैक्सीन का प्रोग्राम है उसको यहाँ पर एक्सेलरेट किया जा सके। तो ऑपरेशन वार्प स्पीड। केस अगेंस्ट नवाब मलिक, ये हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। अर्ली हिकअप्स फॉर कंट्रीज डिजिटल करेंसीज, तो इंडिया भी अपनी एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का मतलब यही है, जो यहाँ पर करेंसी है वो यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में होगी। तो CBDC इज़ अ लीगल टेंडर इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक इन अ डिजिटल फॉर्म। तो बहुत सारे कंट्रीज़ अपनी CBDCs लॉन्च कर चुके हैं। तो लगभग 9 कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी CBDCs लॉन्च कर चुके हैं, और बाकी कंट्रीज़ यहाँ पर पायलट फेज़ में यहाँ पर CBDCs को लॉन्च कर रहे हैं। अब जो 9 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लॉन्च की है, तो वो बहामास है, 7 कैरेबियन नेशंस और नाइजीरिया। तो ये बेसिकली 9 कंट्रीज़ हो गए। बहामास ने पहली दुनिया की CBDC लॉन्च की थी अक्टूबर 2020 में, जिसका नाम था सेंड डॉलर। चाइना ने भी एक डिजिटल फॉर्म की करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम है ECNY, और ये यहाँ पर विंटर ओलंपिक्स में लॉन्च की गई थी। ये चाइनीज़ युआन का डिजिटल फॉर्म है ECNY। इसके अलावा जो एल साल्वाडोर है वो यहाँ पर पहला कंट्री बन गया था जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर अडॉप्ट किया था अलॉन्गसाइड द US डॉलर। तो एल साल्वाडोर यहाँ पर पहला कंट्री बन गया था जिसने यहाँ पर बिटकॉइन को लीगल टेंडर की तरह रिकॉग्नाइज किया था। बाकी यहाँ पर हमने बहामास की देख ली कि वर्ल्ड की पहली CBDC थी जो कि थी सेंड डॉलर। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है पाक और रशिया की डायनेमिक्स। तो पाकिस्तान's relation with Russia have came a long way since the time it was a willing ally and treaty partner of the US bloc। तो यहाँ पर जब कोल्ड वॉर चल रही थी तब यहाँ पर जो पाकिस्तान था वो US का एलाई था, ना कि रशिया का। इसकी वजह से जो पाकिस्तान ने हेल्प किया जो US और चाइना के रिलेशंस है वो बिल्ड हो जाए। जब US और चाइना के रिलेशंस बिल्ड हो गए उसकी वजह से जो बीजिंग और मॉस्को है वो दूर हो गए। उसी समय जो इंडिया के रिलेशंस थे वो रशिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे थे। तो इन रिस्पॉन्स इंडिया एंड द USSR सॉलिडिफाइड देयर टाइज विद द डिफेंस पैक्ट। पाकिस्तान सो इटसेल्फ एज अ फ्रंटलाइन स्टेट अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। तो यहाँ पर पाकिस्तान एक फ्रंटलाइन स्टेट की तरह आया कि कम्युनिज्म को स्प्रेड होने नहीं देगा, और यहाँ पर उसने US की एज एन एलाई हेल्प की। बट इट वॉज ओनली इन द नेक्स्ट डिकेड दैट पुतिन्स रशिया लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स। फिर उसके बाद यहाँ पर नवाज शरीफ की विजिट होती है। उसके बाद यहाँ पर जो पुतिन है वो मिलिट्री हार्डवेयर बेचना शुरू कर देते हैं पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान में भी उन्हें एक मार्केट दिखा था। 2011 के बाद जो रशिया है, रशिया ने 4 डिकेड ओल्ड आर्म्स जो भी एम्बार्गो हैं वो ख़त्म करके पाकिस्तान को यहाँ पर वेपन्स बेचना शुरू कर दिए। और सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान को बेचा गया मिग अटैक हेलीकॉप्टर्स। और दोनों ही पाकिस्तान रशिया, अगर आज की सिचुएशन देखे कट टू द प्रेजेंट सिचुएशन, तो दोनों ही कंट्रीज़ पाकिस्तान और रशिया जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में। However, Russia is hardly starry-eyed about its relation with पाकिस्तान। अब यहाँ पर जो लश्कर तोयबा इन सबको तो कंडेम करता है रशिया, लेकिन जो रशिया है वो तालिबान को सपोर्ट करता है। एंड वाइल इट इज़ सपोर्टिव ऑफ द तालिबान रिजीम, रशिया जो है वो कंसर्न है कि इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म की वजह से कहीं जो टेररिज्म है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से रशिया में ना फैल जाए। तो रशिया को इस बात का डर है। बाकी देखें तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो चाहता है कि एक गैस पाइपलाइन बना दी जाए फ्रॉम द सी पोर्ट इन कराची टू कसूर इन द पंजाब, लेकिन यहाँ पर जो रशिया है वो चाहता है कि तापी पाइपलाइन को बिल्ड किया जाए। तो मॉस्को हाउएवर अपीयर्स टू बी मोर इंटरेस्टेड इन द पॉसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द 1800 किलोमीटर तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। तो इसमें रशिया ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर तापी पाइपलाइन को बिल्ड कर लिया जाए। आगे हम चलते हैं। रूल सून टू पुट ओनर्स ऑफ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग ऑन कंपनीज। तो यहाँ पर बस ये एक स्टेटमेंट ही दिया गया है कि यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर रूल्स चेंज किए जा सकते हैं EPFO को लेकर। तो रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO इज वेइंग द ऑप्शन ऑफ ट्विकिंग द पेंशन स्कीम फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। तो अभी देखें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए रूल्स चेंज किए जाएंगे। तो अभी देखें तो एट प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में जिनकी बेसिक वेज 15,000 है, उनको यहाँ पर मैंडेटरीली कवर किया गया है
स्कीम के अंदर, लेकिन अब यहाँ पर इंक्रीज़ किया जा सकता है और इसके अलावा जिनकी वेजेस 15,000 से ज़्यादा हैं, जो अभी मैंडेटरी कवर नहीं है, उनको भी यहाँ पर कवर किया जा सकता है। तो अभी इसके ऊपर सिर्फ डिस्कशन चल रहा है, कोई भी रूल नहीं आया है। तो प्रपोजल ऑन दिस न्यू पेंशन स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू कम अप फॉर डिस्कशन, तो अभी इसको डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पर मेंबर्स की बहुत टाइम से डिमांड थी कि जिनके यहाँ पर हायर वेजेस हैं और वो अगर ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उनको यहाँ पर ज़्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। तो मेंबर्स हैव बिन डिमांडिंग हायर पेंशन ऑन हायर कॉन्ट्रीब्यूशंस। बाकी यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। आई होप मुझे आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।